दिसंबर 2024 का सुनहरा दिन। पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में लाखों लोगों की भीड़ के बीच मंच पर खड़े दो शख्स बहुत ऊंचाई तक लाल रंग की टोपियां उछाल रहे थे। टोपी पर लिखा था मागा, MAGA, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन दोनों में स्कूली बच्चों जैसा उत्साह था, लेकिन ये स्कूली बच्चे नहीं थे, बल्कि अमेरिका की सियासत और कारपोरेट के दो दिग्गज थे जिनके नाम से आप बखूबी वाकिफ हैं। इनमें से एक का नाम डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे का नाम है एलन मस्क। उस वाकये को अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं। जोश के साथ अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने का वादा करने वाले ये दोनों शख्स अमेरिकी सत्ता के गलियारों में स्ट्रीट फाइटर्स की तरह लड़ रहे थे। अमेरिका के अखबार और चैनल इस दोस्ती के टूटने की फौरी वजह अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महज एक वोट के अंतर से पास हुए एक बिल को बताते हैं, जिसे ट्रंप प्यार से बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं। और कहा जाता है कि यह ट्रंप प्रशासन का फ्लैगशिप बिल है, जिसके जरिए वो व्यवसायियों और अमेरिका के उच्च वर्ग को खुश करना चाहते हैं। ट्रंप और मस्क क्यों लड़े, इस पर भी बात करेंगे। पहले इस बात पर आते हैं कि इस लड़ाई के बाद अमेरिका में क्या चर्चाएं हैं। पहली बात जो विश्लेषणों में छाई है वह है, क्या मस्क ट्रंप से दोस्ताना तोड़ नई पार्टी बनाने वाले हैं और अमेरिका की राजनीति में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के अलावा एक नई ताकत उभरने जा रही है। इस बारे में एक्स पर हुए एक पोल ने इसको ज़्यादा हवा दी। हालांकि मस्क अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं, सो अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ऐसे में मस्क के पार्टी बनाने की बात को कई अमेरिकी विश्लेषक दूर की कौड़ी मानते हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के भला और कुछ क्यों बनना चाहेंगे। लेकिन अपने फैसलों से चौंकाने वाले मस्क के बारे में क्या कहा जा सकता है। वह कहते भी रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वह किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनना चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि क्या राजनीति के चक्कर में मस्क को बिजनेस घाटा हो रहा है और उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर इस साल 26% तक गिर चुके हैं। कभी अमेरिका के शेयर बाजार की सितारा कंपनी रही टेस्ला इस साल अमेरिका का वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप है। तीसरी चर्चा एक ये है कि अमेरिका की व्हाइट सुपरमेसी के सहारे अपनी राजनीति चमकाने वाले ट्रंप ने दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए मस्क और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, का जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब मस्क उनके लिए बोझ बन चुके हैं और ट्रंप प्रशासन में मस्क की लगातार दखलंदाजी से रिपब्लिकन पार्टी का एक खेमा बुरी तरह नाराज है, जिसका खामियाजा ट्रंप को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप जल्द से जल्द मस्क से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सियासत और कारपोरेट दुनिया के दिग्गजों के बीच खींचतान अगर होती भी है तो 7 पर्दों के भीतर होती है और वहीं सुलझ भी जाती है। लेकिन ट्रंप और मस्क जिस बचकाने स्तर पर उतर कर लड़े, वो जरूर अमेरिका जैसे संस्थागत मूल्य वाले देश को अचंभित कर देने वाला है। ट्रंप और मस्क के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह माने जा रहे बिग ब्यूटीफुल बिल में ऐसा क्या था कि मस्क खत्ते से उखड़ गए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मीडिया और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बुली करते मस्क और ट्रंप के झगड़े के रोजनामचे और इन दोनों के व्यक्तित्व और बचपन के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। ये बातें मस्क और ट्रंप के मनोविज्ञान को समझाने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो पहले मस्क से शुरू करते हैं। मस्क नाम का यह बच्चा जब 9 साल का था तो इसके माँ बाप में तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। मस्क ने पिता के साथ रहना जरूर चुना, लेकिन रहता वह अकेले ही था। इस बच्चे को स्कूल में दूसरे बच्चे तंग किया करते थे, लेकिन एकांत प्रिय इस बच्चे ने 12 साल की उम्र में ही मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेला करते हैं, उस उम्र में इसने वीडियो गेम बना डाला और मजे की बात है कि खुद ही इसे एक कंपनी को बेच भी दिया था। मस्क की जीवनी के इतने हिस्से से यह अंदाजा जरूर लगता है कि सामाजिक तौर पर दब्बू यह बच्चा अपनी सोच समझ में जीनियस था और इसे आने वाली आधुनिक तकनीक की ताकत पता थी। लेकिन दुबला पतला और स्कूल में अक्सर बुली हो जाने वाला यह बच्चा इतना आक्रामक और ताकतवर कैसे हो गया कि दुनिया के दारोगा यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से भी पंगा लेने में नहीं घबरा रहा है। एलन मस्क की आधिकारिक बायोग्राफी के कुछ और विवरणों के आधार पर साइकोलॉजिस्ट इसका अंदाजा लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं। दरअसल मस्क का बचपन साउथ अफ्रीका में जिस दौर में कटा,
जब वहाँ हिंसा बहुत आम थी, लोग सड़कों पर एक दूसरों को पीट पीट कर मार डालते थे। हिंसा से निपटने के गुर सिखाने के लिए वहाँ के अमीर लोग अपने बच्चों को सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा करते थे। मस्क को भी इन कैंप्स में भेजा गया, लेकिन दुबले पतले मस्क सर्वाइवल की इस लड़ाई में अक्सर पिट जाते थे और लड़के उनका मुंह नाक कान तोड़ डालते थे, और पिटते मस्क को बचाने के लिए कोच को दखल देना पड़ता था। कैंप में पिटने पर बच्चा मस्क को और लताड़ लगती थी। उनके पिता उन्हें ताने देते थे और कुछ दिनों बाद उन्हें दोबारा सर्वाइवल कैंप में भेज दिया करते थे। इन सब से तंग आकर और लगातार पिता के ताने सुनते सुनते मस्क कुछ जरूरत से ज्यादा ही आक्रामक हो गए, और अब सर्वाइवल कैंप में ट्रेनिंग शुरू होने पर वे बिना किसी की परवाह किए जान हथेली पर रख बाकी लड़कों पर हमला कर देते थे और उनका नाक कान मुंह जो भी हाथ लगे उसे तोड़ डालते या नोच डालते थे। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि साउथ अफ्रीका की हिंसा, माँ बाप के झगड़ों के बीच बीते बचपन और सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप्स के अनुभवों ने उन्हें पिता के प्रति बहुत बगावती और जरूरत से ज्यादा आक्रामक बता दिया। पिता के प्रति बगावत का स्वभाव धीरे धीरे ऐसा होता गया कि जो भी उनके खेमे में नहीं होता, मस्क उससे भिड़ने को पूरी ताकत से तैयार हो जाते हैं। उनकी बायोग्राफी में कई ऐसे हिस्से मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कि वो बिजनेस डील के बीच में एकाएक अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते थे और कहते थे कि आओ मुझसे फाइट करो। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। प्रवासियों की अमेरिका में आमद पर नाक भौं सिकोड़ने वाले ट्रंप के ग्रैंडफादर यानी उनके दादा ने जर्मनी इसलिए छोड़ा था कि उन्हें खेती किसानी का काम मुश्किल लगता था। इसलिए उन्होंने नाई बनने की ट्रेनिंग ली और अमेरिका आ पहुंचे, और उनके अमेरिका आने के इसी फैसले ने शायद ट्रंप परिवार के आज बड़े बिजनेस साम्राज्य की नींव रख दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के पिता ने वायरिंग और कारपेंटरी के छोटे छोटे लेकर धीरे धीरे रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और मुहावरों का सहारा लिया जाए तो कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ऐसे अमेरिका में बड़े हुए जिसके लिए कहा जाता है कि वह हर किसी की एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को बराबर अवसर देता है। ट्रंप की शुरुआती जिंदगी पर लिखी किताबें और लेख बताते हैं, उनसे पता चलता है कि उनके स्कूल से अक्सर शिकायतें आती थी, मस्क के उलट, कि वह दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। महिलाओं और अश्वेतों के बारे में उनकी टिप्पणियां बहुत तल्ख रहती हैं, और ये उनके स्कूल के दिनों की ही बात है। आज भले ही ट्रंप टावर को अमेरिकन पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता हो, लेकिन अमेरिका जैसे देश जो सबको समाहित कर देने वाले मेल्टिंग पॉट कल्चर से बने हैं, ट्रंप उनके मूल्यों में, उनकी वैल्यूज में बहुत यकीन कभी रखते रहे हों, ऐसा नहीं था। ट्रंप और मस्क की शुरुआती जिंदगी से गुजरने से इस बात का थोड़ा अंदाजा जरूर लगता है कि आखिर ये दोनों ऐसे क्यों हैं, और अपनी पब्लिक लाइफ में या तो मिट जाइए या मिटा दीजिए, कीजिए जब भी सौदा खरा कीजिए वाला एटीट्यूड क्यों रखते हैं। एलोन मस्क एक बुली होने वाला बच्चा जो परेशान होकर जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गया, और ट्रंप एक ऐसा बच्चा जो अपने प्रिविलेज्ड होने को, विशेषाधिकार युक्त होने को अपनी नियति मानता है। यानी दोनों अपने अपने तरीके से दुनिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जंग लड़ रहे हैं, और उनकी मौजूदा लड़ाई की जड़ें शायद उन दोनों के इसी व्यक्तित्व में छिपी हैं। तो अब फिर मस्क और ट्रंप के हालिया झगड़े की वजह खोलते हैं। लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा हुआ जब मस्क ने DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और ट्रंप प्रशासन को औपचारिक तौर पर नमस्ते कह दिया। उस समय तक दोनों में मतभेद की खबरें खयास थीं, अखबारों की सुर्खियां थीं, लेकिन अब बात काफी आगे निकल चुकी है। मस्क और ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी की, उसे संभ्रांत और अभजात तरीके की गाली गलौज कहा जाए तो गलत ना होगा। मीडिया और एक्सपर्ट्स की माने तो बिग ब्यूटीफुल बिल को मस्क और ट्रंप के बीच झगड़े की आधिकारिक वजह कहा जा सकता है, लेकिन एलन मस्क का कहना कुछ और है। वे कहते हैं कि बिग ब्यूटीफुल बिल सरकारी खर्चों को बढ़ाने वाला है, और गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग DOGE का प्रमुख होने के बावजूद उन्हें इस बिल के बारे में एक शब्द तक नहीं पता था। वहीं ट्रंप कहते हैं कि मस्क से ज्यादा इस बिल के बारे में अमेरिका में कोई नहीं जानता था।
मस्क तो केवल इस बिल से केवल इसलिए नाराज हैं क्योंकि बिल में प्रावधान है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली सब्सिडी को यह बिल खत्म कर देगा और इससे मस्क की टेस्ला को बहुत नुकसान होगा। मस्क की टेस्ला पर सरकार की सब्सिडी का असर मोटा मोटा यूं समझा जा सकता है कि अगर टेस्ला की एक ईवी कार का एक मॉडल आपको $60,000 का पड़ रहा है तो सरकार उस पर $8 से $10,000 की सब्सिडी देती है, यानी ग्राहक को यह करीब $8 से $10,000 तक सस्ती पड़ती है। इस सब्सिडी का असर हुआ भी है। टेस्ला खरीदने पर उपभोक्ताओं को सस्ती पड़ने के कारण और पर्यावरण के नाम पर छूटों के कारण इसने कई बड़े अमेरिकन ऑटो ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए मस्क की बात में दम लगता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। ट्रंप न केवल ईवी पर सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि वह ये भी कहते हैं कि ईवी वाहनों के जरिए पर्यावरण सुधार की बात फ्रॉड है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंताओं को पहले ही वो एक स्कैम कह चुके हैं। इस मसले पर ऐसी बयानबाजी चल रही थी, पहले भी चली है, लेकिन इस मसले ने जरा गंभीर रुख तब अख्तियार कर लिया जब मस्क ने पुराने ट्विटर और अब के एक्स पर 6 जून को एक पोस्ट की। इस पोस्ट में लिखा कि अब वक्त आ गया है कि असली डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा बम गिराया जाए। इसके बाद उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स की ओर इशारा किया और कहा कि उन्हें इसलिए डिक्लासिफाई नहीं किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप का नाम भी इसमें है। ये बात उन्होंने इशारे में कही और ट्वीट के अंत में व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, हैव ए नाइस डे मिस्टर ट्रंप, जिसका अगर हिंदी में भावानुवाद किया जाए तो ये होगा कि क्यों गुरु ये कैसी रही। तुम इस पोस्ट को मार्क करके रख लो, सच्चाई एक दिन जरूर सबके सामने आएगी। मस्क ने इसके साथ एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट ने पूरी बहस का रुख मोड़ दिया। क्यों मोड़ दिया, इसे जानने के लिए हम थोड़ा एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल एप्स्टीन फाइल्स FBI और अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें अमेरिका का एक ख्यात सेक्स स्कैंडल दफन है। ये फाइल्स एक अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन से संबंधित हैं। जेफरी एप्स्टीन को अमेरिकी अदालत ने मिडिल स्कूल की माइनर यानी नाबालिग बच्चियों के शोषण में लिप्त पाया था। एप्स्टीन को 2019 में की जेल में मौत हो गई। एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई। आधिकारिक रूप से इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन इस मौत के बारे में एक थ्योरी यह भी है जो कि अमेरिका के आवाम में बहुत चर्चित है कि एप्स्टीन को जेल में मरवा दिया गया क्योंकि अमेरिका के कुछ बहुत सियासी ताकतवर लोगों के नाम एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग और हैरेसमेंट के आरोपों से जुड़ रहे थे। एप्स्टीन पर अमेरिका की एक पत्रकार ने परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम की एक किताब लिखी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एप्स्टीन जैसे अपराधी को बचाने के लिए अमेरिका के राजनीतिक नेटवर्क ने काम किया और आखिर में उसे बड़ी मुश्किल से ही सजा मिल पाई। एप्स्टीन के जलवे इस कदर थे कि उसके प्राइवेट जेट में दुनिया के बड़े बड़े लोग सफर करते थे और उसके प्राइवेट आइलैंड में आते जाते थे। उसके यौन अपराधों के सामने आने के बाद अमेरिकन मीडिया में उसके प्राइवेट जेट को लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। लोलिता के बारे में बहुत सारे दर्शक जानते ही होंगे कि यह एक माइनर लड़की के प्रति एक उम्रदराज व्यक्ति के यौन आकर्षण की कहानी है। एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड को भी किताब परवर्जन ऑफ जस्टिस में पीडोफाइल आइलैंड कहा गया। एप्स्टीन फाइल में अमेरिका के सियासी दिग्गज बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश शाही राजघराने के प्रिंस एंड्रयू का भी नाम है। इस बात के चर्चे जब तब होते रहते हैं। मस्क ने जब अपने ट्वीट में कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा रहा क्योंकि इनमें ट्रंप का नाम है, भले ही ये बात इशारों में ही कही गई हो। इसके बाद फॉक्स टीवी के ट्रंप के एक इंटरव्यू की एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुई जिसमें ट्रंप कैनेडी फाइल्स को डिक्लासिफाई यानी सार्वजनिक करने की बात बहुत जोरदार तरीके से मेज थपथपा के करते हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करने के सवाल पर थोड़ा हिचकिचा जाते हैं और कहते हैं कि उसके खुलासे से कुछ लोग नाहक बदनाम होंगे, पीड़िताओं की गोपनीयता पर असर आएगा और कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। एप्स्टीन के उन अपराधों और उसमें अमेरिकी सियासी नेटवर्क की संलिप्तता की एक और थ्योरी भी है। यह थ्योरी दुनिया के राजनय से जुड़ती है। इसमें कहा जाता है कि एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था
और उसके पास अमेरिका के बड़े सियासी लोगों को के वीडियोस थे जो उसने उन्हें फंसाकर ब्लैक वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिसमें उन्हें अमेरिका की बड़ी शख्सियतों के वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन वीडियो के सहारे वो उन्हें ब्लैकमेल कर इजराइल के हक में नीतिगत फैसले करवाता था। चर्चा ये भी होती है कि एप्स्टीन फाइल्स को डिक्लासिफाई ना करने का दबाव इजरायली लॉबी की तरफ से भी बहुत है, इसलिए अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति और अधिकारी इस फाइल्स को डिक्लासिफाई नहीं करना चाहते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ट्रंप का कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स का बहुत सारा हिस्सा पहले से ही सार्वजनिक है। पीड़ितों की लोगों की निजता और सुरक्षा की वजह से उसका कुछ हिस्सा गोपनीय रखा गया है। इसके अलावा इनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स पर शुरू हुई चर्चा ने ट्रंप को क्या थोड़ा डरा दिया है, असहज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इन आरोपों के बाद भी खुल के ये नहीं कहा कि एप्स्टीन फाइल्स डिक्लासिफाई कर दी जाएंगी। ट्रंप पर सेक्स स्कैंडल के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और इससे उनके राजनीतिक करियर को बहुत फर्क पड़ा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात यह भी है कि एडल्ट फिल्म की स्टार और स्कूली बच्चियों के शोषण से जुड़ी एप्स्टीन फाइल्स के आरोपों में फर्क भी है, और अगर यह मुद्दा ज़्यादा तूल पकड़ता है तो ट्रंप अमेरिकन व्हाइट्स के अपने बेस वोटर में भी लोकप्रियता खो सकते हैं। हालांकि उन्हें कोई आगे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इन आरोपों से घिरते हैं तो सरकार चलाने में तो उन्हें कठिनाई होगी ही। महाभियोग जैसे दुस्वप्न उनका पीछा कर सकते हैं। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ट्वीट के बारे में कुछ कहा, लेकिन मस्क ने एक दिन बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है और बहस का विषय हो सकता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वह कुछ ज़्यादा ही बोल गए, उन्हें इतना नहीं बोलना चाहिए था, और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी में खेद भी प्रकट किया। ऐसा क्यों हुआ? क्या मस्क को इसके लिए मजबूर किया गया, उन्हें इस ट्वीट के नतीजे भुगतने को कहा गया, या मस्क को खुद लगा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है और उन्हें बात को आगे बढ़ाने के बजाय सीज फायर के मूड में आ जाना चाहिए? वजह कुछ ये भी हो सकती हैं क्योंकि मस्क के पास अमेरिका की सरकार के पास $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हैं। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन कैंपेन को $277 मिलियन का चंदा दिया था, लेकिन इससे हजारों गुना के अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स, अमेरिका के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधी लड़ाई इन पर कुछ न कुछ असर डाल सकती थी। इसलिए भी हो सकता है कि मस्क ने ठंडे दिमाग से एक व्यवसायी की तरह सोचते हुए इस पर खेद प्रकट कर दिया। जो भी हो, उनके मन की सच्ची भावना हो या उनका व्यवसायगत निर्णय हो, ये एक अलग की बात है। इन आरोपों पर विश्लेषण का दौर तो चलता रहेगा। हो सकता है कि अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए जाने वाले दोनों ये शख्स और फिर लड़ने वाले ये दोनों शख्स तो फिर दोस्त बन जाएं। सियासत में कुछ भी संभव है और व्यापार हमारे वक्त की सबसे बड़ी सियासत है। लेकिन कुछ बड़े सवाल अमेरिका के लोकतंत्र के सामने जरूर आ खड़े हुए हैं। ट्रंप और मस्क की दोस्ती में समय भी ये सवाल उठे थे, और फिर अमेरिकन चुनाव में एक्स की भूमिका पर के समय भी सवाल ये था कि क्या सियासत और कारपोरेट का गठजोड़ इतना बड़ा हो गया है कि वो अमेरिका के प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा हो गया है, और यह गठजोड़ किसी को भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना सकता है। ट्रंप और मस्क का झगड़ा भी अब नए सवाल उठा रहा है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी क्या इस स्तर तक आ गई है कि वहाँ एक कारपोरेट खुलेआम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को धमका रहा है, या यूं कहें कि ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप मस्क की दोस्ती लड़ाई अमेरिकन सियासत की सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी भर ही नहीं रह गई है, बल्कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए एक आईना बन चुकी है कि लिंकन के सिविल वार के बीच जिस आधुनिक अमेरिकन मूल्यों की स्थापना हुई थी, क्या वह मूल्य संक्रमण से दौर से गुजर रहे हैं, वो बचेंगे भी या नहीं।